मास्टर ने देखा कि उसे हमारे प्रोटैगनिस्ट के भविष्य की कोई परवाह नहीं थी और उसने फैसला पूरी तरह उस लड़की पर छोड़ दिया। लड़की जो अपनी कीमत जानती थी समझ गई कि उसे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी, या तो प्रोटैगनिस्ट को रिक्रूट करके या उसे खत्म करके। थोड़ा सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो उसे मार देगी। इधर लुई के घर पर वो अपनी रूम की टेबल पर बैठा था और गेम के लिए एक एक्शन प्लान बना रहा था। उसे अपने कैरेक्टर और इक्विपमेंट को लेवल 60 तक ले जाना था, साथ ही रियल वर्ल्ड में अपोकलिप्स से पहले एक मजबूत कैंप तैयार करना था। अपनी पिछली जिंदगी में उसे याद था कि किसी प्लेयर का सबसे ऊंचा लेवल 60 था। अगर वो रियल वर्ल्ड के डोमिनेशन से पहले इस लेवल तक पहुंच जाए तो वो सबसे ताकतवर प्लेयर बन जाएगा। इस ताकत के साथ वो अपनी और अपनी बहन की सेफ्टी सुनिश्चित कर सकता था। पब्लिक ऑर्डर के टूटने और रिसोर्सेज की कमी के साथ सिर्फ सबसे पावरफुल गिल्ड्स ही बैलेंस बहाल कर पाएंगी। उस सिनेरियो में खाना सबसे कीमती करेंसी बन गया था, इसलिए सप्लाई स्टॉक करना और अपनी बहन के लिए एक सिक्योर कैंप बनाना जरूरी था। अवेलेबल फंड्स के साथ उसने पड़ोस की एक बिल्डिंग रेंट करने का फैसला किया और बाकी पैसों से चावल और कैन फूड खरीदने का प्लान बनाया। अब उसे बस सप्लाईज के आने का इंतजार था। गेम में उसका लेवल अभी सिर्फ 36 था, जो उसके गोल से बहुत दूर था। मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने के लिए उसे मरने से बचना था और रियल वर्ल्ड में रिसोर्सेज जमा करते रहना था। इस तरह वो और उसकी बहन डोमिनेशन के बाद शांति से जी सकेंगे। जब वो अपनी बहन और उसकी फ्रेंड के साथ गेम में घुसा तो उसने उन्हें वेपन पवेलियन की ओर ले गया। उसने समझाया कि ह्यूमन वर्ल्ड में स्ट्रेंथ सबसे जरूरी स्किल है और इसका बेस वेपन प्रैक्टिस में है। ग्रोथ को मैक्सिमाइज करने के लिए अलग अलग टाइप के हथियारों में मास्टरी हासिल करना जरूरी था, ताकि उनकी असली ताकत जागे। उसकी बहन ने भाले का एनालिसिस किया, जबकि उसने नायनशु को याद दिलाया कि बिना चाबी के स्किल बेकार है, इसलिए उन्हें सभी हथियारों के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए जब तक वो अपनी फुल पोटेंशियल तक ना पहुंच जाएं। अभी नियंशु लेवल 32 पर थी। दोनों ने इस प्लान से सहमति जताई। इसके बाद लिू यी एग्जिट की ओर चला और उन्हें ऑब्जर्व करते हुए सोचने लगा कि उसके एक्शंस ने हिस्ट्री का कोर्स कैसे बदल दिया था। पिछली जिंदगी में नायनशु कभी उसके घर नहीं आई थी। उसे नहीं लगता था कि उसकी दखलंदाजी का नायनशु के डिवाइस को ली यान तक लाने से कोई लेना देना था। पहले नायनशु की वजह से ही वो और उसकी बहन 3 साल तक सरवाइव कर पाए थे। अब उसे लगता था कि उसकी बारी थी उस एहसान को चुकाने की। इस डिटर्मिनेशन के साथ वो पवेलियन से बाहर भागा। खुशी से उछलते हुए उसे लगा कि वो अपने 60 लेवल के गोल के और करीब पहुंच रहा है। आधे दिन बाद लियू एक लेवल 35 के डंजन से बाहर निकला, अब लेवल 37 पर। उसकी टीम का एक मेंबर स्माइल करते हुए उसकी इंप्रेसिव स्ट्रेंथ की तारीफ करने लगा, कहता हुआ कि वो अकेले ही 10 प्लेयर्स के लिए डिजाइन किया गया डंजन क्लियर कर सकता है। दूसरा टीममेट भी सहमत हुआ, कहते हुए कि अगर वो ना होता तो ग्रुप को बहुत मुश्किल होती। एक्साइटेड होकर उन्होंने डंजन को फिर से फेस करने का फैसला किया, लेकिन ल्यू ने मना कर दिया क्योंकि उसकी और प्रायोरिटीज थीं। निराश प्लेयर्स ने जिद की कि वो उन्हें फ्रेंड्स लिस्ट में ऐड करें और अगली बार कॉल करने का वादा करें। वो मुस्कुराया, अपने सिर के पीछे खुजलाया और हामी भर दी। लेकिन टीम की सर्च रूम में लौटते ही उसने अपनी मुट्ठियां नर्वसली भींच लीं, एक बड़ी प्रॉब्लम पर रिफ्लेक्ट करते हुए। लेवल 35 का डंजन, जो 10 प्लेयर्स के लिए था, क्लियर करने में कम से कम आधा दिन, शायद पूरा दिन लगता। वहां से मिला एक्सपीरियंस सिर्फ आधा लेवल था। अगर वो इसी स्पीड से चला तो 20 दिन में, जब रियल वर्ल्ड का डोमिनेशन होगा, वो सिर्फ लेवल 50 तक पहुंच पाएगा। 60 तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। खाली हॉल में अकेले बैठे उसने अपने पहले डंजन क्लियर करने के एक्सपीरियंस पर गौर किया। तभी उसे डंजन प्रोटेक्टर का टाइटल मिला था और उसे एकमात्र सोल्यूशन समझ आया। 9 टीममेट्स को सैक्रिफाइस करके वो अपना एक्सपीरियंस मैक्सिमाइज कर सकता था। पिछली जिंदगी में ऐसे डंजन्स को स्लॉटर हाउस कहा जाता था और जो प्लेयर्स इस मेथड का यूज करते थे उन्हें स्ट्रीट रैट्स बुलाया जाता था। अगर वो इस रास्ते पर चला तो वो भी उनमें से एक बन जाएगा। लेकिन अगर यही एकमात्र ऑप्शन था तो उसकी सोच को एक नोटिफिकेशन की आवाज ने इंटरप्ट किया। उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुली जिसमें एक नया मैसेज था। उसे खोलते ही उसे एक डंजन का इनविटेशन दिखा। ये लेवल 40 का एक्सपेडिशन था, 10 लोगों के लिए। फेमिलियर नाम पढ़कर वो हैरान रह गया, फिर हैरानी खुशी में बदल गई। बेंच से खड़े होकर उसने चिल्लाकर कहा कि ये वही लड़की है जो मेरी पिछली जिंदगी में सबसे ताकतवर फाइटर बनी थी। लियू सोचने लगा कि वो अचानक मुझे डंजन में क्यों इनवाइट कर रही है। अगर वो इसे एक्सेप्ट करता तो उसे तेजी से इवॉल्व करने का एक यूनिक मौका मिलता। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस स्माइल उभरी। वैसे भी वो न्यू ऑर्डर की मेंबर थी। पहले वो उससे ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं मिला था, तो उसे यकीन था कि वो उसके खिलाफ कुछ प्लॉट कर रही है। उसकी टांगें एक पल के लिए कांपी, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ रहीं। सिर्फ डंजियन में ही वो ग्रो कर सकता था, ये सोचकर उसने अपना फैसला कर लिया। उसने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। टीम लिस्ट उसके सामने डिस्प्ले हुई। सभी प्लेयर्स के लेवल 37 से 45 के बीच में थे। लिस्ट में familiar नाम देखकर वो मुस्कुराया, खासकर लिन फे को नोटिस करते हुए। उसे याद था कि पिछली जिंदगी में उसने एक डेस्परेट सिचुएशन का रिवॉर्ड पाया था जब उसने टास्क को पूरी तरह पूरा किया था। उससे पहले उसने सभी कॉमरेड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था।
उसे याद आया कि उसके पुराने टीममेट्स ने उसकी जनरल चैट में बुराई की थी। कुकी नाम की लड़की की भी ऐसी ही स्टोरी थी, लेकिन उसने दूसरों को परेशान करना शुरू कर दिया था। आखिर में उसने सेल्फ डिफेंस में सबको मार डाला था। बाकी टीम मेंबर्स की भी ऐसी ही पास्ट थी। इस डंजन की टीम को वेई साई ने खास तौर पर चुना था। लिू यी ने अपनी ठुड्डी को थॉटफुली टच किया और सोचा कि वेई साई को कैसे पता कि ये प्लेयर्स प्रॉब्लमैटिक हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद एक चैट अवेलेबल हुई और उसने सबको इन्फॉर्म किया कि चूंकि सब इकट्ठा हो गए हैं, उन्हें निकलना चाहिए। वेसाई ने मैप पर एक लोकेशन भेजी जहां उन्हें मिलना था। लिन फे ने नए मेंबर को देखकर वाईएक्स के चॉइस पर सवाल किया, डाउट करते हुए कि क्या वो वाकई वही प्लेयर है जिसका उसने जिक्र किया था और वो अभी तक लेवल 37 पर क्यों है। वाईएक्स ने जवाब दिया कि टीम में लेवल्स मायने नहीं रखते, क्योंकि स्ट्रेंथ सबसे जरूरी स्किल है। लिू ही ने मैप खोला और नोटिस किया कि ज्यादातर मेंबर्स मकू सिटी में थे, जबकि बाकी या तो अनकंट्रोल्ड एरिया में थे या वहां जा रहे थे। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया सिचुएशन को एनालाइज करते हुए। अनकंट्रोल्ड जोन एक खतरनाक जगह थी। मकू सिटी के कंट्रोल टेरिटरीज को 5 जोन्स में बांटा गया था। मकू सिटी सभी प्लेयर्स के लिए रिसोर्स रिप्लेनिशमेंट पॉइंट था। सिटी के अंदर के सभी डंजियंस कंट्रोल में थे और लंबे समय से मॉडिफाई किए गए थे। ये बिगिनर लेवल डंजियंस और बड़े चैलेंजेस थे। स्पेशली डेंजरस जोन उन प्लेयर्स के लिए था जो एक्सट्रीम चैलेंजेस ढूंढते थे। कंट्रोल डेंजर जोन को पूरी तरह मॉडिफाई किया गया था और सभी क्रीचर्स सिटी के अंदर सील थे। वो पहले ही चिकन क्राउन के साथ एक ऐसे डंजन में जा चुका था। कियोस जोन एक डेडली टेरिटरी थी। मकू का वहां के डंजियंस पर बहुत कम इन्फ्लुएंस था। लेवल 30 से ऊपर के क्रीचर्स डंजियंस के बाहर फ्रीली घूमते थे। आउटर कंट्रोल जोन उससे भी बुरा था। वहां घुसते ही प्लेयर्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली मर जाते। वहां लेवल 70 से ऊपर के क्रीचर्स घूमते थे। आखिर में डिस्ट्रक्शन जोन में मकू सिटी का कोई कंट्रोल नहीं था। वहां के डंजियंस के क्रीचर्स को सील नहीं किया जा सकता था। मैक्सिमम लेवल के मॉन्स्टर्स हर चीज को तबाह करने में सक्षम थे। कुछ समय बाद लियू पहले ही जंगल का एक अनियंत्रित इलाका जहां मीटिंग पॉइंट की ओर बढ़ रहा था लियू ही। वो तेजी से जंगल में दौड़ रहा था जब अचानक एक चीख ने उसके कानों को चौंका दिया। उसने मुड़कर देखा, ये समझने की कोशिश की कि चीख किसकी हो सकती है। कुछ ही पलों बाद पेड़ों की टहनियों और पत्तियों से बने राक्षस जंगल के एक खुले मैदान में उभरे। उन्हें देखते ही लियू ही ने पास की एक चट्टान के पीछे छिपकर दम साध लिया और देखने लगा कि ये प्राणी नदी की ओर भाग रहे थे, रास्ते में लताएं छोड़ते हुए। उसने महसूस किया कि ये राक्षस अकेले तो ज्यादा ताकतवर नहीं थे, लेकिन उनकी तादाद एक बड़ी समस्या थी। एक छोटी सी आवाज भी इन राक्षसों को लहरों की तरह आकर्षित कर सकती थी। वो चीख शायद किसी लापरवाह खिलाड़ी की थी। कुछ पल बाद जंगल में सन्नाटा छा गया। ल्यूही ने सावधानी से झांका और पक्का किया कि राक्षस अब दूर जा चुके थे। उसने सोचा, क्या वो खिलाड़ी जो चीखा था अभी भी जिंदा होगा? अपने छिपने की जगह से बाहर कूदते हुए उसने फैसला किया कि उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो मीटिंग पॉइंट की ओर बढ़ा, लेकिन उसकी नजर के कोने से कुछ आता दिखा। एक भाला उसकी ओर तेजी से उड़ रहा था। ल्यूही ने तुरंत रिएक्ट किया, हवा में भाले को पकड़ लिया और पीछे झुककर हमले से बच गया। हमलावर आगे बढ़ा और ल्यूही ने समझने की कोशिश की कि ये कौन है। सामने वाला भाले को मजबूती से पकड़े हुए था और फिर से हमला किया। ल्यूही ने फिर से चकमा दिया। अब वो अपने हमलावर के चेहरे को साफ देख रहा था, जिसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। ल्यूही ने अपनी कटाना निकाली और पलटवार किया। दुश्मन ने दोनों हाथों से भाले को पकड़कर कटाना की धार को भाले की नोक से रोक लिया। फिर वो मुस्कुराया। टक्कर से एक जोरदार धमाका हुआ, जिसने धूल और पत्तियों को हवा में उड़ा दिया। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद दोनों आमने सामने खड़े थे, एक दूसरे को पढ़ते हुए। लीनफे जिसने ल्यूही पर हमला किया था, और वो खुद इस फाइट से संतुष्ट दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लीनफे को समझ आ गया था कि कैप्टन ने ल्यूही को क्यों चुना था। ल्यूही ने भौएं चढ़ाई और थोड़ा हिचकिचाने के बाद लीनफे, अभी भी मुस्कुराते हुए, ने माना कि उनकी ताकत ल्यूही से तुलना करने लायक नहीं थी, लेकिन उन्हें लगता था कि उन्होंने ल्यूही का कुछ सम्मान तो कमाया ही था। जाने से पहले लीनफे ने जोर देकर कहा कि उन्हें जल्दी से मीटिंग पॉइंट पर पहुंचना होगा, वरना राक्षस उन्हें घेर सकते हैं। इतना कहकर वो बिना रुके चला गया। तब जाकर ल्यूही ने अपनी कटाना नीचे की और लीनफे को जाते हुए देखा। उसने माना कि इस खिलाड़ी में सच्ची ताकत थी और शायद वैक्साई में भी। ये टीम वाकई में बहुत मजबूत थी। ये अभी भी साफ नहीं था कि क्या कोई वहां इस हताश स्थिति में इनाम हासिल कर पाएगा, लेकिन उस डंगियन में मरने का खतरा भी बहुत ज्यादा था। कुछ समय बाद ल्यूही मीटिंग पॉइंट पर पहुंचा, जहां बाकी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो पोर्टल के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक लड़की पास की चट्टान पर बैठी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो खड़ी हुई, तालियां बजाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और ऐलान किया कि डंगियन में घुसने से पहले वो कुछ बातें कहना चाहती है। ल्यूही ने अपने आसपास के टीम मेंबर्स को देखा, ये महसूस करते हुए कि अब वो इस ग्रुप का हिस्सा था, भले ही उसे अभी पूरी तरह यकीन न हो। कैप्टन ने बोलना शुरू किया और समझाया कि अनियंत्रित इलाके के डंगियंस बहुत ही अप्रत्याशित होते हैं। इसीलिए अंदर घुसते ही सबसे पहले उस डंगियन के नियमों को समझना होगा, चाहे वो कितने भी अजीब क्यों ना लगे। उसने जोर देकर कहा कि सबको शांत रहना होगा और प्लान को तर्कसंगत तरीके से डिस्कस करना होगा, क्योंकि यही मिशन पूरा करने की चाबी होगी। बाकी खिलाड़ियों ने उसकी बातों से सहमति जताई और लड़की ने ग्रुप के रवैये की तारीफ की, फिर उन्हें पोर्टल की ओर ले गई, ये कहते हुए कि अब वो आगे बढ़ेंगे। जैसे ही बाकी लोग आगे बढ़े, ल्यूही एक पल के लिए रुका, अपनी पुरानी आशंकाओं को याद करते हुए।
उसने अपने मन की भावनाओं पर विचार किया और महसूस किया कि जब से उसकी मुलाकात YXD से हुई थी, जो सबसे ताकतवर खिलाड़ी माना जाता था, तब से वो अपनी काबिलियत पर शक करने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेचैनी असुरक्षा थी, घबराहट थी, या बस ये डर कि वो कभी उनके लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। उसे ये भी डर था कि कहीं वो फेल ना हो जाए और उसकी सारी मेहनत बेकार ना चली जाए। लेकिन इन शंकाओं को खुद पर हावी होने देने की बजाय उसने अपनी नजरें जंगल के ऊपर चमकते हुए चांद की ओर उठाई, एक गहरी सांस ली और अपनी कीमत साबित करने के इरादे से आगे बढ़ा। जैसे ही वो पोर्टल पार करके अंदर घुसे, उनके सामने कुछ इमेजेस उभरने लगी जो डंगेन की कहानी बयां कर रही थीं। एक डॉल शिकायत कर रही थी कि उसका साथी अब उसके साथ खेलना नहीं चाहता। दीवार के सहारे बैठी थी एक बेहोश औरत, जिसके साथ वो पहले मजे करती थी। बिना कोई भाव दिखाई गुड़िया ने कहा कि अगर उसका दोस्त अब खेलना नहीं चाहता तो वो दूसरा खिलौना ढूंढ लेगी। फिर गलियारे लाशों से भर गए। उस दृश्य के लिए जिम्मेदार थी वो छोटी सी खून से सनी मैकेनिकल डॉल, जिसने बोरियत जताते हुए कहा कि उसका पुराना साथी सबसे मजेदार था। अब जब कोई नहीं बचा तो उसे घर लौटना होगा। लेकिन उसने सिर झुकाकर अपने आप से बुदबुदाया कि अब यह मुमकिन नहीं था। कट सीन खत्म हुआ और खिलाड़ी खुद को एक गोलाकार टावर के सबसे ऊपरी हिस्से में पाता है। बीच में एक पेडेस्टल पर वही खून से सनी डॉल थी। संरचना के आधार पर एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, आशा और निराशा एक साथ रहते हैं। टीम अभी भी ये समझने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने क्या देखा। तभी एक खिलाड़ी ने सवाल किया कि ये कैसा डंगियन है। एक और टीम मेंबर ने सहमति जताई कि ये कुछ ऐसा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो पोर्टल से दूर हट गए। एक खिलाड़ी ने कमेंट किया कि डंगियंस की अप्रत्याशितता, उनके नक्शे और चुनौतियां इस मेटावर्ल्ड को डरावना और आकर्षक दोनों बनाती हैं। एक और ने कहा कि सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि कुछ डंगियंस को पार करना बिना जान गंवाए नामुमकिन है। पेडेस्टल को देखते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वहां मौजूद एकमात्र चीज वो गुड़िया थी, जिसका मतलब यह था कि शायद वही इस जगह को समझने की चाबी है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वो आकृति गायब हो गई और तुरंत सिस्टम ने सभी खिलाड़ियों को नोटिफाई कर दिया। डंगियन का प्रवेश द्वार सील हो चुका था। बाहर निकलने के लिए उन्हें पपेट ट्रिक्स नाम का मिशन पूरा करना होगा। डंगियन में खिलाड़ियों को उस गुड़िया को नष्ट करना था। एक मैरियोनेट किसी एक टीम मेंबर के बैकपैक में आएगी और बाकी का काम होगा उस मैरियोनेट के मालिक को खत्म करना। डंगियन तभी पूरा होगा अगर मैरियोनेट वाला खिलाड़ी 6 घंटे तक जिंदा रहा। अगर समय खत्म हो गया तो मिशन फेल हो जाएगा। नियमों के मुताबिक मैरियोनेट का मालिक उसे किसी दूसरे खिलाड़ी को दे सकता था, बशर्ते वो अपनी किसी साथी को मार दे। मिशन का विवरण पढ़कर ल्यू ही हैरान रह गया। उसे लगा कि यह डंगियन खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया था जो हताश स्थिति में इनाम की तलाश में हैं। मिशन में कहा गया था कि अगर खिलाड़ी मैरियोनेट को आखिरी बचे हुए व्यक्ति को दे दे तो उसे 100% सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। सिस्टम ने ऐलान किया कि मैरियोनेट प्रकट हो चुकी है और काउंटडाउन शुरू हो गया है। ल्यूही ने तुरंत अपना बैकपैक चेक करने का फैसला किया ताकि पक्का कर सके कि वो खिलौना उसके पास नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने सिस्टम विंडो खोली, वो रुक गया और सोचने लगा। यह सही वक्त नहीं था। उसे पता था कि एक बार जब बाकी खिलाड़ी शांत हो जाएंगे, उसे चेक करना होगा कि क्या मैरियोनेट उसके पास है। अगर थी तो उसे फैसला करना होगा कि क्या वो इसे किसी और को दे दें। लेकिन ऐसा करने से वो सबके निशाने पर आ जाएगा। दो ताकतवर लड़ाकों का सामना करना आदर्श स्थिति नहीं थी और उसके जिंदा रहने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। बाकी खिलाड़ी एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे और माहौल तनावपूर्ण हो गया। ल्यूही ने गौर किया कि हर कोई अपने बगल वाले को देख रहा है। शायद वो छिपा रहे थे या शायद वो भी उसी स्थिति में थे जिसमें ल्यूही था। तभी वाई ने तालियां बजाकर ग्रुप का ध्यान अपनी ओर खींचा। ल्यूही 2.1। वो अपनी नजरें उसकी ओर मोड़ता है जब वाय मुस्कुराते हुए बोलती है। उसने सुझाव दिया कि चूंकि सबको मिशन का उद्देश्य पता है, जिस प्लेयर के पास मैरियोनेट है उसे सरेंडर कर देना चाहिए ताकि उसकी मौत पक्की हो जाए। उसने प्रस्ताव रखा कि उनमें से हर कोई रिवॉर्ड का एक हिस्सा देगा और इसे बराबर बांट लिया जाएगा। फिर वाईएक्सआई ने पूछा कि क्या वो सारे प्लेयर्स जिनके बैकपैक में मैरियोनेट नहीं है इस आइडिया से सहमत हैं। ज्यादातर प्लेयर्स ने उसके प्रस्ताव पर सहमति में सिर हिलाया। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए प्रोटैगनिस्ट ने मौका देखा और जल्दी से अपना बैकपैक चेक करने का सोचा, जबकि सबका ध्यान वाई पर था। उसने सिस्टम विंडो खोली और अपनी इन्वेंट्री चेक की, लेकिन उसकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ीं। उसने अभी अभी डिस्कवर किया कि मैरियोनेट तो उसके बैकपैक में है। उसने सोचा कि वो तो अभी अभी इस टीम में शामिल हुआ था और उन्होंने उसे गिफ्ट के तौर पर यह मैरिनेट दे दिया था। उसने भौहें चढ़ाईं, एक बार फिर अपनी इन्वेंट्री देखी और फिर बाकी प्लेयर्स को ऑब्जर्व किया। अब उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि किसी एक टीम मेंबर को एलिमिनेट कर दे ताकि ये पपेट किसी और को ट्रांसफर हो जाए। उसे इस इमिनेंट थ्रेट से छुटकारा पाना था, लेकिन अभी तक उसे नहीं पता था कि उसका टारगेट कौन होना चाहिए। अगर वो पपेट सौंप भी देता तो दो पावरफुल प्लेयर्स के खिलाफ लड़ना मुश्किल होता, जो निश्चित रूप से कोई दया नहीं दिखाते। बिना किसी जवाब का इंतजार किए एक प्लेयर ने पूछा कि क्या कोई कन्फेस करना चाहता है। लियो चुप रहा, अपनी नजरें नीचे रखीं, लेकिन जल्द ही उसे सरप्राइज हुआ जब टीम कैप्टन उसके पास आया और उसे सीधे घूरने लगा। एक कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ कैप्टन ने कहा कि अब समय आ गया है कि वो कबूल कर ले कि पपेट उसके पास है।
लुई इस सडन एक्यूजेशन से शॉक था, लेकिन जल्द ही उसने अपनी कंपोजर रिगेन की और एक सीरियस एक्सप्रेशन ले लिया। जैसे ही वो कैप्टन के शब्दों को प्रोसेस कर रहा था, एक फीमेल प्लेयर ने उसका नाम लिया और कहा कि उसे स्टैंड आउट करना पसंद है। उसने फिर डिमांड की कि वो अपने बारे में कुछ बोले, लेकिन लिू यी रिजिड और साइलेंट रहा। उसने बाकी टीम मेंबर्स को फिर से देखा और नोटिस किया कि सब एक अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। उनके बीच की नजरों का आदान प्रदान देखकर उसके मन में शक बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसे समझ आया कि बिना एक दूसरे की रिएक्शंस को डायरेक्टली एनालाइज किए उन्होंने ये कंफर्म कर लिया था कि पपेट उसके पास है। वो सब मिलकर काम कर रहे थे। सिचुएशन को समझते ही लिू यी ने एक हंसी छोड़ दी। अब सब कुछ ऑब्वियस लग रहा था। इतनी स्ट्रांग टीम में सडन इनविटेशन कुछ और नहीं बल्कि एक डिस्गाइज टेस्ट था। उसे अभी भी उस औरत के दुश्मनी का कारण पूरी तरह समझ नहीं आया था, लेकिन उसने कंक्लूड किया कि ये डंजन स्पेसिफिकली उसे एलिमिनेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। इतने सारे प्लेयर्स का वहां जमा होना इसका प्रूफ था। उसने उस फीमेल प्लेयर को एक इवैल्यूएटिंग नजर से देखा। सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि उसे डंजन कंप्लीट करने के लिए इनवाइट करके उन्होंने उसकी डेथ सेंटेंस साइन कर दी थी। आखिरकार उस डेस्परेट सिचुएशन में एकमात्र रिवॉर्ड सिर्फ उसके पास था। उसकी स्माइल और चौड़ी हो गई क्योंकि वो उस गेम को समझने लगा था जो वो उस पर थोपना चाहते थे। वो औरत बोली कि वो रूड है, लेकिन ये उसे डिस्टर्ब नहीं करता। लियू ये ने पहले ही अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी थी, लेकिन वो अभी भी बाकी टीम के लिए कोई मैच नहीं था। उन्होंने बेकार के डिस्कशंस में टाइम वेस्ट नहीं किया। जितनी जल्दी वो बैटल फिनिश करते उतनी जल्दी वो न्यू लेवल अप की ओर बढ़ सकते थे। इसे फेस करते हुए उसने सिर्फ हामी भरी। तभी लीन फे में चिल्लाकर उसे डिफेंड करने का चांस ऑफर किया। उसके लिए ये फाइट को और इंटरेस्टिंग बनाता। आखिरकार वो उसकी होप्स को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। वाईएक्सआई ने दूसरी ओर अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया और लेमेंट किया कि वो कितने क्रूर हो रहे हैं, लेकिन जल्द ही उसने अपने हाथ नीचे किए और एक स्लाइस स्माइल रिवील की। एक शार्प मुख के साथ उसने कहा कि ल्यू को उन्हें ऐसा करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। बिना हेजिटेशन के ल्यू ने जल्दी से अपना इक्विपमेंट एक पेंडुलम के लिए स्विच किया और उस औरत पर निशाना साधा, लेकिन उसने फायर करने से पहले हेजिटेट किया। वाईएक्सआई ने हेजिटेशन ऑब्जर्व की और कंक्लूड किया कि वो रैशली एक्ट नहीं करना चाहता। उसने ये भी रियलाइज किया कि उसे ये भी नहीं पता था कि उसे कब स्पेयर किया जा रहा है। बाकी टीम मेंबर्स ने उसका हथियार देखकर स्कॉन के साथ रिएक्ट किया और एक दूसरे के बीच इंसल्ट्स एक्सचेंज किए। उनके व्यू में उन्हें और सावधान होना चाहिए था। आखिरकार एक फूल जो बिना सोचे फायर करता, उनके जैसे ओपोनेंट्स के सामने कोई चांस ना खड़ा कर सकता। लीन फे ने स्माइल की, सोचते हुए कि अगर उन्हें लियो याय के बारे में वॉर्न किया गया था तो जरूर उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी होगी। शायद उसके शॉट्स में दुश्मनों को ट्रैप करने की पावर हो। बाकी प्लेयर्स हंसे, कमेंट करते हुए कि वो मेटावर्स में खेलना जानता है। मैजिकल ट्रैप्स उस वर्ल्ड में वेल नोन ट्रिक्स थे। एक एलाई ने सजेस्ट किया कि वो सिचुएशन को सीरियसली ले, क्योंकि मेट में ट्रैप्स क्रिएट करना पॉसिबल था। इस स्पेसिफिक टेक्निक को वो केज कहते थे। वाईएक्सआई फिर हंसी, साफ तौर पर सिचुएशन को एंजॉय करते हुए। फिर लियो यी ने स्माइल की और अपनी कैप्चर एबिलिटी एक्टिवेट की। वाईएक्स की स्माइल तुरंत गायब हो गई और वो पीछे कूदी कुछ मीटर दूर रुकते हुए। उसने खुद को देखा और रियलाइज किया कि वो अभी भी अनहार्म्ड है। उसने अपनी नर्वसनेस छिपाने की कोशिश की। एक पल के लिए वो कांप गई और लीन फे को पुकारा, वार्निंग देते हुए कि उन्हें लियो के साथ खेलना नहीं चाहिए। उसे रियलाइज हुआ कि साथ में अटैक करना सेफर होगा ताकि ये कन्फ्रंटेशन जल्दी खत्म हो जाए। इस बीच लियो यी स्माइल करता रहा, सेटिस्फाइड कि उसने लीन फे को केज में ट्रैप कर लिया था। इम्प्रिजन्ड प्लेयर फ्री होने के लिए स्ट्रगल करता रहा, लेकिन चेन्स फर्म रहीं। बाकी टीम मेंबर्स ने सरप्राइज के साथ रिएक्ट किया, शॉक होकर चिल्लाए कि ये क्या हो गया। यहां तक कि वाईएक्सआई भी अपने कॉमरेड को इनक्रेडुलस होकर देख रही थी। उसी मोमेंट लियू ये ने अपनी स्पेशल पिस्टल एबिलिटी, जिसे लॉकअप कहते थे, यूज की। इस टेक्निक से वो डैमेज को ट्रिपल करने या टारगेट को स्टन करने में से एक चुन सकता था। उसने डैमेज बढ़ाने का ऑप्शन चुना और तुरंत सिस्टम ने उसे इन्फॉर्म किया कि 100 नॉलेज पॉइंट्स कंज्यूम हो गए हैं। उसका अगला अटैक 5000 डैमेज डील करेगा। उसकी आंखें डिटर्मिनेशन से चमक रही थीं। उसने अपनी गन उठाई, लीन फे पर डायरेक्टली निशाना साधा और बिना हेजिटेशन की ट्रिगर खींच दिया। बुलेट ने हवा को चीरते हुए इमोबिलाइज प्लेयर की ओर बढ़ी। बुलेट ने लीन फे के बॉडी को भेद दिया, उसके स्टमक में एक मैसिव होल खोल दिया। उसने अपने सारे हेल्थ पॉइंट्स खो दिए और ग्राउंड पर ढह गया। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि लियू ने लीन फे को एलिमिनेट कर दिया और पपेट को सक्सेसफुली किसी और प्लेयर को ट्रांसफर कर दिया। एक टीम मेंबर की डेथ के साथ डंजन डिफेंडर का टाइटल एक्टिवेट हुआ, जिससे उसकी सारी स्टैट्स 10% बढ़ गईं। एडिशनली उसे किल के लिए एक पर्ल रिवॉर्ड में मिला। मीनवाइल बाकी टीम मेंबर्स अपने फॉलन कॉमरेड को शॉक होकर देख रहे थे। लियू याई ने दूसरी ओर अपनी सिचुएशन और अपने सबसे बड़े फियर के बारे में रिफ्लेक्ट किया। दो पॉसिबल सिनेरियोज जो उसकी डेथ का कारण बन सकते थे। पहला, वाइट सेथ और लीन फे का एक साथ डायरेक्ट अटैक फेस करना। दूसरा और भी डेंजरस, टीम में चौथे मेंबर की प्रेजेंस जिसकी पावर अननोन थी। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को असेस करते हुए उसने रियलाइज किया कि इस टीम में सिर्फ वाइट और लीन फे ही इतने स्ट्रांग थे कि उसका सामना कर सके। इसका मतलब था कि रियल डेंजर पहला ऑप्शन था।
उसके ओपोनेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट थे क्योंकि उन्होंने उसकी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया था। उस मिस्टेक की वजह से वो लीन फे को एलिमिनेट करने में सक्सीड हुआ, जिसने स्ट्रॉन्गेस्ट डुओ का बैलेंस तोड़ दिया। अब जब वो थ्रेट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर चुका था, उसे बस बाकी टीम को टेक डाउन करना था। उसके चेहरे पर एक स्माइल बन गई क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि विक्ट्री अब उसकी रीच में थी। हालांकि आइडियल स्ट्रेटजी वाई को पहले एलिमिनेट करना था, लेकिन वो डॉज करने में सक्सीड हो गई थी। बिल्कुल आखिरी पल में उसने गोली को डॉज कर लिया। ये उसकी हाइटेंड परसेप्शन की वजह से था, एक ऐसा गुण जो उसे तेज तर्रार कॉम्बैट में एडवांटेज देता था। फिर लियू यी ने टीम को डायरेक्ट वार्निंग दी, कहते हुए कि पपेट अब उनमें से किसी एक के पास पहुंच चुका है। अगर वो अपने एलाय को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उन्हें इमीडिएटली एक्शन लेना होगा, वरना वो पपेट को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे रिवेंज का कोई चांस नहीं बचेगा। ये जानते हुए कि टीम वीकेंड थी, उसे अपनी विक्ट्री सिक्योर करने और डंजन का रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए कॉशियस रहना था। उसका अगला स्टेप था उस प्लेयर को आइडेंटिफाई करना जिसके इन्वेंट्री में पपेट था और उसे एंड तक होल्ड करना। टीम कैप्टन ने यह सुनते ही जोर से कर्स किया और फिर एकदम फ्रीज हो गई। इमीडिएट डेंजर का रियलाइजेशन होने पर वो ग्रुप की तरफ घूमी और सबको चिल्लाकर ऑर्डर दिया कि कोई मूव न करे। उसे पता था कि लियू ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि पपेट किसके पास है। बाकी टीम मेंबर्स विजिबली नर्वस एक सर्कल बनाकर उनमें से एक को हाइड करने की कोशिश करने लगे। सेंटर में खड़ा प्लेयर डर के मारे इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे हट गया। लियू यी ने उसकी रिएक्शन नोटिस की और स्माइल कर दी क्योंकि उसे टारगेट मिल गया था। उसकी आंखों में दिख रहा डर कंफर्म कर रहा था कि वो सही था। उसे समझ आ गया कि उस पल में वो कंप्लीटली कॉर्नर्ड थी। बिना समय वेस्ट किए लियू यी ने खुद को फॉरवर्ड प्रोपेल किया और अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की, जिससे उसके स्टैट्स 200% बढ़ गए। वो डायरेक्ट अपने टारगेट की तरफ दौड़ा, डिटरमिन्ड कि जो भी उसे रोकने की कोशिश करेगा उसे एलिमिनेट कर देगा। कटाना हाथ में लिए उसने रास्ते में आने वाले प्लेयर्स को काट डाला। उनकी रेजिस्टेंस बेकार थी। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसने 6 अपोनेंट्स को डिफीट कर दिया, जिससे उसके स्टैट्स 70% और बढ़ गए। कुछ एट्रीब्यूट्स 1000 पॉइंट्स के मार्क को पार कर गए। किल्स के रिवॉर्ड में उसे नए पर्ल्स, इक्विपमेंट और आइटम्स मिले। इस कार्नेज के सामने वेदाई ने फ्यूरियसली उसकी तरफ चार्ज किया, डैगर लिए और स्ट्राइक करने की कोशिश की, लेकिन लियू यी ने क्विक रिएक्ट करते हुए प्रिसाइज मूवमेंट से अटैक को ब्लॉक कर दिया। इस बीच एक प्लेयर जिसका निकनेम था कुकी, डर से कांपते हुए ग्राउंड पर कोलैप्स हो गया, रिएक्ट करने में अनेबल। टीम कैप्टन ने उसकी कंडीशन नोटिस करते हुए एक्सक्लेम किया कि कुकी अभी अलाइव है, लेकिन पपेट उसके पास है। इसका मतलब था कि लियू यी डंजन का रिवॉर्ड एम कर रहा है। उसकी इस ऑडेसिटी से सरप्राइज्ड कैप्टन ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन लियू यी ने सिर्फ स्माइल दी। कैप्टन के बूट्स ग्लीम करने लगे जब उसने अपनी आर्केन जंप एबिलिटी एक्टिवेट की, जिससे वो क्विकली साइड में मूव कर सकी। उसने अपोनेंट को वार्न किया कि उसने उसे टारगेट चुनकर मिस्टेक कर दी। ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल स्पीड के साथ वो उसके चारों तरफ सर्कल करने लगी। लियू यी अलर्ट रहा, लेकिन रियलाइज किया कि एक पल में वो उसकी लाइन ऑफ साइट से सिंपली वैनिश हो गई। रिएक्ट करने से पहले वक्साई उसके पीछे अपीयर हुई, स्ट्राइक करने को रेडी, लेकिन उसकी मूवमेंट एंटिसिपेट करते हुए लियू यी ने टर्न किया और कटाना को उसकी डायरेक्शन में स्विंग किया। व्हाइट एक्सी ज्यादा अजाइल होने की वजह से फिर डॉज कर गई और उसके पीछे रीअपीयर होकर एक पंच लैंड किया। उसे रिकवर करने का स्पेस दिए बिना वो रिपीटेडली अटैक करती रही, जिससे लियोया की हेल्थ ड्रास्टिकली कम हो गई। तब लियू यी ने अपनी रिकवरी एबिलिटी एक्टिवेट की, इंस्टेंटली अपनी हेल्थ बार रिस्टोर कर ली। फिर उसने अपनी ब्लेड अपोनेंट के ऊपर रेस की। वाई ने सरप्राइज में अनाउंस किया कि उसने 9000 पॉइंट्स का डैमेज इन्फ्लिक्ट किया था, जो उसके टोटल हेल्थ का 75% था। उसे रियलाइज हुआ कि वो एक absurdly रेजिलिएंट अपोनेंट से फेस कर रही थी। ब्लेड्स का क्लैश जोर से एको हुआ। कॉन्फिडेंट होकर येक्साई ने कहा कि इस रेट पर लियू यी के हीलिंग पोशंस बैटल खत्म होने से पहले खत्म हो जाएंगे, जो उसकी विक्ट्री गारंटी करेगा। लेकिन लियू यी ने फिर स्माइल दी। बिना हेजिटेट किए व्हाइट एक्सी ने वेपन स्विच किए और एक सडन अटैक एग्जीक्यूट किया। स्ट्राइक डेवास्टेटिंग था, जिसने लियू यी की लाइफ 9800 पॉइंट्स कम कर दी, लेकिन फिर भी लियू यी ने इंस्टेंटली अपनी हेल्थ रिस्टोर कर ली। स्टन्ड होकर ये एक्साइज समझने की कोशिश करने लगी कि ये क्या हो रहा है। उसे पता था कि लेवल 30 इंस्टेंट रिकवरी पोशन सिर्फ 1000 हेल्थ पॉइंट्स रिस्टोर करती है और हर प्लेयर डंजन में सिर्फ 10 वाइल्स कैरी कर सकता है, लेकिन लियू यी ने टोटल 19000 से ज्यादा पॉइंट्स रीजनरेट कर लिए थे। ये सेंस नहीं बना रहा था। सिचुएशन को कॉम्प्रिहेंड करने में बिजी उसने लियू यी की सडन मूवमेंट नोटिस नहीं की। वो एक पावरफुल पंच के साथ एडवांस हुआ, उसे फोर्सफुली स्ट्राइक करते हुए। फिर स्माइल के साथ उसने अपोलोजाइज किया। लियू यी ने कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर किया कि यहाँ ओनली विनर वो ही है। व्हाइट एक्सी ने दांत पीसे एग्जैक्ट मोमेंट में डॉज करते हुए जब उसने फिर अटैक किया। उसने डिस्प्लीज लुक के साथ उसे देखा जब वो क्विकली रिट्रीट करके कुकी के पास रुकी। तब उसने एक ऑब्जर्वेशन की।
लियू यी के एनॉर्मस हेल्थ पूल को देखते हुए उसे यकीन था कि उसके पास सपोर्ट एबिलिटीज हैं। लियू यी ने उसकी डिडक्शन पर स्माइल दी और रिस्पॉन्ड किया कि वाई टैक्सी ने दूसरी तरफ अपने सारे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स डेक्सटेरिटी में इन्वेस्ट कर दिए हैं। उसकी स्ट्रेंथ और क्लोज कॉम्बैट के अलावा उसकी स्पीड अब नॉर्मल लेवल तक पहुंच चुकी थी और उसके अटैक्स ऑलमोस्ट हमेशा क्रिटिकल हिट्स होते थे। एक पल के लिए उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया, फिर फोर्स्ड स्माइल के साथ उसने एडमिट किया कि इस वजह से उसका नॉलेज स्टैट एक्सट्रीमली लो था, जिसने उसे अब कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर दिया है। उसने रिफ्लेक्ट किया कि शायद उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। मे बी बेस्ट थिंग यही था कि वो कुकी को मार दे और कॉन्फ्रंटेशन को वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर दे। लियू ये इमीडिएटली कॉशियस हो गया। उसने सोचा कि समहाउ उसने अपनी स्ट्रेंथ को ओवर एस्टिमेट कर लिया था, जिसने वाई टैक्सी को इतना एक्सट्रीम ऑप्शन कंसिडर करने पर मजबूर कर दिया। वाई टैक्सी वे टू फास्ट थी। अगर वो चाहती तो वो लियू यी के रिएक्ट करने से पहले कुकी को सैकड़ों बार मार सकती थी, लेकिन अगर उसे पता था कि वो लियू यी को डायरेक्टली डिफीट नहीं कर सकती तो वो हेजिटेट क्यों कर रही थी। उसका बिहेवियर कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा था। लियू यी ने फिर पूछा कि वो एग्जैक्टली किस चीज का वेट कर रही है। अगर कुकी अभी अलाइव था तो इसका मतलब था कि अभी सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं आया था। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि सारे स्टैट्स का एनहांसमेंट कंप्लीट हो चुका था। साथ ही पेंडुलम और कैप्टिविटी एबिलिटी फुल्ली रिचार्ज हो चुकी थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और बिना टाइम वेस्ट किए उसने अपनी वेपन वाई रिया की तरफ एम की, अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन सडनली उसका बॉडी फ्रीज हो गया। कंफ्यूजन ने उसके माइंड को घेर लिया। व्हाट वाज हैपनिंग समझ पाने से पहले कुकी ने टीम कैप्टन को एक फेटल ब्लो दे दिया। वक्साई ने लियू यू को कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ देखा। ट्रूथ अगले कुछ सेकंड्स में रिवील हुई। मोमेंट्स अर्लियर वाई टैक्सी ने कुकी को इंस्ट्रक्ट किया था कि वो उसे मार दे और फिर खुद को भी, ताकि लियू यू विक्ट्री क्लेम न कर पाए। उसने अपने टीममेट को प्रॉमिस किया था कि अगर वो प्लान फॉलो करता है तो उसे डबल रिवॉर्ड मिलेगा, और कुकी ने एग्जैक्टली वही किया। उसे मारने के बाद कुकी ने खुद को भी मार लिया। उनके बॉडीज फेड होने लगे। लियू यी स्टन्ड खड़ा रहा। जो कुछ हुआ उससे शॉक्ड। इट वॉज अनबिलीवेबल। वक्साई ने जोर से हंसते हुए लियू यी को लूजर बुलाया और डिक्लेयर किया कि वो हार गया। जब उनके बॉडीज कंप्लीटली वैनिश हो गए, लियू यी डंजन में अकेला रह गया। उसने एक कदम पीछे लिया, अभी भी कंफ्यूज्ड, जब तक कि उसकी लेग्स ने गिव अप नहीं कर दिया और वो ग्राउंड पर कोलैप्स हो गया। उसका माइंड क्वेश्चन से स्वेल कर रहा था। हाउ डिड दिस हैपन, व्हाई? इन्वेंट्री चेक करने पर उसे रियलाइज हुआ कि पपेट फिर से उसके पास रिटर्न हो गया था। ये रियलाइजेशन उसे हार्ड हिट किया। पूरा फाइट कंप्लीटली नलीफाई हो चुका था। वाई टैक्सी ने ऐसा क्यों किया? क्या यह सब सिर्फ उसे पॉसिबल विक्ट्री से डिनाई करने के लिए था? उसके लिए यह रिडिकुलस था। उसने फ्रस्ट्रेशन में अपना सर पकड़ लिया, समझने की कोशिश करते हुए कि उसे क्या करना चाहिए। दोनों डेड थे और अब पपेट उसके पास था। अगर वाई टैक्सी ने खुद को नहीं मारा होता और वो उसे डिफीट कर पाता तो पपेट उसकी इन्वेंट्री में जर्नी कंप्लीट कर चुका होता। अब कोई प्लेयर्स नहीं बचे थे, सिर्फ उसकी अपनी डेथ का वेट करना था। सब कुछ चेंज करने का चांस इतनी आसानी से खो दिया। उसे विन करना चाहिए था। एक लाउड डेस्परेट स्क्रीम डंजन में एको हुई। थोड़ी देर बाद उसकी ब्रीदिंग स्टेबलाइज हो गई। ग्राउंड पर लेटे हुए वो ब्रेथ कैच करने की कोशिश करने लगा। सीलिंग को स्टेयर करते हुए उसने खुद से मरमर किया कि कोई और रास्ता जरूर होना चाहिए था। अगर उसके सारे अलाइज मर चुके थे तो युआन वर्ल्ड उसे ऐसे ही हारने नहीं देगा। इसका मतलब था कि इस सिचुएशन से निकलने का कोई और तरीका जरूर था। वो खड़ा हुआ और चारों ओर देखने लगा, हर संभावना के बारे में सोचते हुए। फिर उसने फैसला किया कि वो रूम को एक्सप्लोर करेगा, किसी एस्केप रास्ते को ढूंढने के लिए पूरी तरह डिटरमिन्ड। प्लेटफॉर्म के किनारे तक पहुंचकर लियू ने अपना हाथ बढ़ाया और सामने कुछ अदृश्य चीज को महसूस किया। उसे जल्द ही समझ आया कि ये एक ट्रांसपेरेंट दीवार थी। अपने आसपास का एनालिसिस करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि ये स्पेशल डंजन का टेरिटरी सिर्फ उस सिलेंड्रिकल प्लेटफॉर्म के साइज तक सीमित था। एरिया का और ध्यान से निरीक्षण करने के बाद वो सेंट्रल पेडेस्टल के पास पहुंचा। हाथ में गुड़िया लिए वो पेडेस्टल पर चढ़ा और सावधानी से पोज किया, आसपास की हर डिटेल को इवैल्यूएट करते हुए। जल्द ही उसकी नज़र एक प्लाक पर पड़ी जिस पर एक इंट्रीगिंग मैसेज एनग्रेव्ड था, होप और डिस्पेयर एक साथ रहते हैं। करीब से देखने पर उसने नोटिस किया कि मेन इंस्क्रिप्शन के ठीक नीचे एक स्क्रैच मार्किंग थी, और करीब जाने पर उसे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ दिखा। पत्थर की सतह पर अपनी उंगलियां फिराते हुए उसने वहां कार्व्ड शब्दों को डिकोड किया। मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। जैसे ही उसने इंस्क्रिप्शन को टच किया, उसे लगा कि उसके हाथ के नीचे की स्लैब थोड़ा सा हिल गई। हवा में एक मैकेनिज्म के एक्टिवेट होने की साफ आवाज गूंजी। उसी पल सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसने कट सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस ढूंढ लिया है। उसके सामने एक नई इन्फॉर्मेशन दिखाई दी। मेम्ब्रेन खोलने के लिए 1000 कॉग्निशन पॉइंट्स की जरूरत थी। इतनी बड़ी राशि देखकर लियू की भौहें सिकुड़ गईं। ये एक सिग्निफिकेंट सम थी, खासकर ये देखते हुए कि उसकी एनर्जी पहले ही इफेक्ट्स की वजह से कमजोर हो चुकी थी। हालांकि उसका स्ट्रेंथ स्टैट 1500 से ज्यादा था, लेकिन उसकी आखिरी बैटल ने उसे सिर्फ 1000 से थोड़ा ज्यादा कॉग्निशन पॉइंट्स के साथ छोड़ा था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस एनवायरनमेंट में और पॉइंट्स कैसे हासिल किए जाएं। अगर वो 700 पॉइंट्स खर्च करके अपनी सारी एबिलिटीज़ को 350 तक बढ़ा लेता तो वो मेम्ब्रेन खोलने के लिए ज़रूरी 1000 कॉग्निशन पॉइंट्स तक पहुंच जाता। इस तरह उसके पास अभी भी 300 से ज़्यादा पॉइंट्स का पॉजिटिव बैलेंस रहता। ये सोचकर कि वो एक अननोन टेरिटरी में घुसने वाला था, उसने फैसला किया कि फुल कॉम्बैट के लिए तैयार रहना बेस्ट है। अपनी चॉइस कंफर्म करते ही सिस्टम ने एक्शन रजिस्टर किया। उसकी सारी एबिलिटीज 350 पॉइंट्स से बढ़ गईं। 700 कॉग्निशन पॉइंट्स खर्च हो गए। बचे हुए 1000 पॉइंट्स का इस्तेमाल मेम्ब्रेन खोलने के लिए किया गया। उसी पल उसके सामने का पेडेस्टल एक दरवाजे में ट्रांसफॉर्म हो गया। एक तेज हवा का झोंका उसके चेहरे पर आया। अचानक एक मेल वॉइस ने उसका नाम पुकारा। वॉइस का टोन अर्जेंट था, उसे जल्दी फैसला लेने के लिए उकसाता हुआ। वॉइस ने 2 ऑप्शंस के बीच चॉइस करने की जरूरत बताई। जो उसके पीछे था उसे डिस्प्ले करो या सब कुछ डिसॉल्व करके मैप करो। लियो ने कंफ्यूज्ड होकर पलकें झपकाईं, सिचुएशन को पूरी तरह समझ नहीं पाया। उस आदमी ने जोर दिया कि चॉइस तुरंत करनी होगी ताकि उसकी कंप्यूटेशनल पावर एक्टिवेट हो सके। लॉस्ट फील करते हुए उसने इसमें कुछ लॉजिक ढूंढने की कोशिश की। इन ऑप्शंस का मतलब क्या था और गलत चॉइस करने के क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। उसने कंटेक्स्ट को एनालाइज किया। अगर ये एक फिक्स्ड सिस्टम टेस्ट था तो शायद वो एक बड़े डिजास्टर के किनारे पर थे। की पॉइंट कंप्यूटेशनल पावर का कंसेप्ट लग रहा था। उसने सोचा कि इस पावर को डिस्प्ले करना मतलब अपनी सर्वाइवल इंश्योर करना हो सकता है, या फिर ये सिर्फ एक टूल हो सकता है जो आने वाले कैटास्ट्रोफी से बचने के लिए यूज हो। अपनी पिछली जिंदगी पर रिफ्लेक्ट करते हुए उसे एहसास हुआ कि वो कभी इतना आगे नहीं आया था कि उसे ऐसे डायलेमा का सामना करना पड़ा हो। अगर गोल अपनी और अपनी बहन की सर्वाइवल इंश्योर करना था तो सबसे लॉजिकल ऑप्शन था जो उसके पीछे था उसे डिस्प्ले करना। लेकिन अगर डिजास्टर से बचने का एकमात्र तरीका कोई एक्सटर्नल रिसोर्स था तो सबसे सेफ रास्ता था सब कुछ डिसॉल्व करके मैप करना। लियू जानता था कि अगर डिजास्टर इनएविटेबल था तो उसका सामना करने का एकमात्र तरीका था इसके कंसिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना। उसने ये भी कंसिडर किया कि कंप्यूटेशनल पावर को मैप करने का मकसद शायद कुछ खास क्वालिटीज वाले इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करना हो, लेकिन वो कैसे यकीन कर सकता था कि वो सही चॉइस कर रहा है। अपने रिफ्लेक्शन के एंड में उसने निष्कर्ष निकाला कि उसे ये इंश्योर करना होगा कि फॉरगॉटन वंस को परफेक्ट कंप्यूटेशनल पावर तक एक्सेस मिले। आखिरकार सिर्फ कुछ ही लोग इमेजिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक तक वापस लौट पाए थे। अगर पहला वर्ल्ड कभी इमर्ज नहीं हुआ होता तो प्लेयर्स कभी उस लेवल तक इवॉल्व नहीं कर पाते जहां वो अब हैं। इस बात से कन्विंस्ड कि ये बेस्ट पॉसिबल डिसीजन है, लियू ने सब कुछ डिसॉल्व करके मैप करने का चॉइस किया। जैसे ही उसने अपनी चॉइस कंफर्म की, उसकी आंखों के सामने स्पार्क्स दिखाई दिए। उसने सांस रोककर इंतजार किया, लेकिन जैसे ही लाइट फीकी पड़ी, उसे एहसास हुआ कि वो उसी जगह पर था। उसका शरीर कुछ सेकंड्स तक स्थिर रहा, फिर उसने भौहें सिकोड़ी और आसपास देखा। कुछ भी नहीं बदला था। निष्कर्ष इनएविटेबल था। उसने गलत ऑप्शन चुना था। लियू ने अपनी बाहें सीने पर क्रॉस करके बैठ गया, सोचते हुए कि क्या सही जवाब उसके पीछे वाले को रिवील करने पर फोकस करना था। उसके पास अभी भी 350 कॉग्निशन पॉइंट्स बचे हुए थे। चूंकि उसके शरीर में एक पैरासाइट था, वो पपेट उसे कांस्टेंट बैटल में रखता था, जिससे कॉग्निशन रिकवरी बहुत स्लो थी। फिर भी बचे हुए 5 घंटे में वो 1000 पॉइंट्स जमा करके टेस्ट को 2 बार और ट्राई करने का मौका मिल सकता था। ये काफ़ी था। उसे बस इंतजार करना था। उसने अपनी आंखें बंद की और सहन करने के लिए तैयार हो गया। 1.5 घंटे बाद सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसने 700 कॉग्निशन पॉइंट्स जमा कर लिए हैं। उसने अचानक अपनी आंखें खोली, रिकवरी को तेज किया और 1000 पॉइंट्स खर्च करके मेम्ब्रेन को एक्टिवेट किया। एक बार फिर उसे वही 2 ऑप्शंस दिखे, उसके पीछे वाले को डिस्प्ले करना या सब कुछ डिसॉल्व करके मैप करना। लियू पहला ऑप्शन क्लिक करने ही वाला था, लेकिन आखिरी मोमेंट पर रुक गया। अगर टेस्ट सिर्फ इन ऑप्शंस के बीच में चॉइस करने का था तो वो सही चॉइस करके रिसर्च इंस्टीट्यूट में सीधे क्यों नहीं घुस सकता था। अगर दरवाज़ा पपेट के रास्ते को ब्लॉक कर रहा था तो वो कभी उस इंस्टीट्यूट में नहीं घुस पाएगा जिसे वो अपना होम मानता था। कुछ गलत था, लेकिन क्या ये नॉलेज की पावर का मसला था या फिर किसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन से पता चला कि पपेट अपनी जिद की वजह से इंस्टीट्यूट छोड़कर गया था और अब वापस लौटना चाहता था, लेकिन दरवाज़ा उसे रोक रहा था। शायद ये सही चॉइस करने की बात नहीं थी, बल्कि सही एटीट्यूड रखने की थी। लियू ने अपनी भौहें सिकोड़ी इस पॉसिबिलिटी पर रिफ्लेक्ट करते हुए। अपने एनालिसिस के एंड में उसने अपने जजमेंट पर भरोसा करने का फैसला किया और एक बार फिर दूसरा ऑप्शन चुना। एक बार फिर वो प्लेटफॉर्म पर लौट आया। कुछ भी नहीं बदला था। अब उसके पास सिर्फ एक और अटेम्प्ट बचा हुआ था। अगर उसने गलती की तो उसे फिर इंतजार करना पड़ता। फिर भी उसे खुद पर यकीन था। वो फिर से बैठ गया और इंतजार करने लगा। 1.5 घंटे बाद टास्क कंप्लीट होने में सिर्फ 27 मिनट बचे हुए थे। अपने कॉग्निशन पॉइंट्स चेक करने पर उसने देखा कि उसने 700 कॉग्निशन पॉइंट्स जमा कर लिए थे। लियू ने अपनी आंखें खोली, बचे हुए पॉइंट्स यूज किए और मेम्ब्रेन को एक्टिवेट किया। इस बार दूसरा ऑप्शन चुनते ही वो पीछे हटा और महसूस किया कि उसके पैरों तले जमीन हिल रही थी। वो पीछे कूदा और देखा कि पेडेस्टल नीचे उतरने लगा।
उसके चेहरे पर एक सैटिस्फाइड स्माइल उभरी जब उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि वो सक्सीड हो गया था। टेस्ट का सबसे मुश्किल पार्ट खत्म हो चुका था। अब उसे यकीन था कि असली चैलेंज सही ऑप्शन चुनना नहीं था, बल्कि अपनी चॉइस की वैलिडिटी पर जिद करना था। दरवाजा तभी खुलता अगर एक ही ऑप्शन को लगातार 3 बार चुना जाता। उसके सामने नीचे की ओर जाने वाली एक सीढ़ी दिखाई दी। उसने रिसर्च इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस को ऑब्जर्व किया और निष्कर्ष निकाला कि यह सीक्रेट लेवल एक टीम के लिए डिजाइन किया गया था। सीढ़ियां उतरते हुए उसे एहसास हुआ कि कोई भी कभी इसे कंप्लीट नहीं कर पाया था।